डक्की भाई को पकड़ने के बाद इन्होंने अंडर प्रेशर किया। जो अरूप जतोई हैं, डक्की भाई की बेगम है, लाखों रुपए बटोर लिए, जिसमें से सब ने हिस्सा लिया। ये लोग कितने थे और उनका ताल्लुक किस किस महकमे से? जी, ये जो लोग हैं सारे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और जो इन्होंने करप्शन किया है, जो पैसे लिए हैं, फ्रंट मैन रखे हुए हैं, वो साइबर क्राइम के ऑफिसर जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो खुद ही करप्शन में मुलविस हैं। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है। आप डक्की भाई को पकड़ लिया यार, बड़े बड़े चोर और लुटेरों को भी तो पकड़ो, जिस पे तो हिम्मत नहीं है आपकी बात करने की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ एक काबिल एहतराम वकील है, बल्कि सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर टिकटॉक पर अपनी मालूमाती और तालीमी वीडियोस के ज़रिए लाखों लोगों को कानून के बारे में आगाही दे रहे हैं। इनकी वीडियोस आम लोगों के लिए कानून को समझने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे साइबर क्राइम के ऊपर। ये एक ऐसा इशू है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हाल ही में कुछ अफसरान को भी इसी मामले में पकड़ा भी गया है। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साइबर क्राइम के केसेस कैसे होते हैं, इनसे कैसे डील किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप एक वकील होने के साथ साथ आम लोगों को आसान ज़बान में कानून भी समझा रहे हैं, कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले एक दौर था जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जब कंप्यूटर इतना ज़्यादा इन नहीं था। जब से ये मोबाइल आया है, जब से ये लैपटॉप आया है, जब से कंप्यूटर आया है, तब से साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है। और ये जो मैं जब वकालत में आया, तो वकालत में आने के बाद मैंने देखा कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, आते हैं, उनकी क्या रूटीन होती है कि वो सुबह जाते हैं, ज़िला कचहरी बैठते हैं, बैठ के इंतज़ार करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और वो वापस चले जाते हैं। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो मिला ठीक है। लेकिन फिर मैंने ये सोचा भी कुछ, मैंने हमेशा ये सोचा है कि ज़्यादा होना चाहिए। जब मैं छोटा था, जब मैंने वकालत में कदम रखा, तो इससे पहले भी मैं बड़ी मेहनत करता था, मैंने बड़े काम किए, सारी दुनिया मुझे जानती है। और मैं सबसे सच बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं लैंडलॉर्ड का बेटा था और मैं ये था। शुरू में मेहनत की, मैंने हर वो काम किया जो एक मजबूर आदमी हो तो उसको मजबूरी दूर करने के लिए करना पड़े। ख्वाह वो ज़िला कचहरी लाहौर का साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर मेहनत करनी हो, ख्वाह वो किसी लाहौर हॉलीडे इन होटल में वेटर की जॉब हो, ख्वाह वो दुबई में एयरपोर्ट पर डिश वॉशिंग की ड्यूटी हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम किए हैं। मुझे इस चीज़ पर फ़ख्र है कि मैंने मेहनत करके आगे बढ़ा। तो ये ख्याल मेरे जहन में तब आया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब मुझे अच्छी इनकम मिलती थी तो मैं पहले वाला काम छोड़ता था और मैं आगे चला जाता था। तो ये मेरे में अंदर शुरू से है। फिर जब मैं वकालत में आया तो मैंने ये सोचा, यार वकील तो हम बन गए हैं, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हम काबिल वकील हैं। तो फिर मेरे जहन में आया कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनानी चाहिए, कानून लोगों को बताना चाहिए और अपने प्रोफेशन को प्रमोट करना चाहिए। लोग अक्सर, मेरे दोस्तों जानने वाले मुझे ये कहते हैं कि यार तू यूनिफॉर्म लाना किस टाइम होएगा, क्योंकि सुबह के टाइम जब निकलते हैं तो यूनिफॉर्म में होते हैं, जब रात के 10, 11, 12 बजते हैं तो घर जाते हैं, तब जाके यूनिफॉर्म उतरता है। मुझे ये बताएं कि हाल ही में अरूप जतोई ने एक केस किया और उन्होंने उस केस में कुछ अफसरान को नामजद किया कि इन्होंने इनसे रिश्वत ली है। इस बारे में कुछ बताएं कि वो कौन से अफसरान थे जो इस मामले में गिरफ्तार हुए और क्या वाकई उनसे रिश्वत ली गई? ये आपका क्वेश्चन इस टाइम हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। और ये बहस छिड़ गई है कि ये वो साइबर क्राइम के ऑफिसर जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो खुद ही करप्शन में मुलविस हैं। तो ये बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर हैं बड़े फेमस, डक्की भाई, जिनका नाम साद है, तो वो डक्की भाई को अरेस्ट किया गया कि जनाब किसी जुए की ऐप को आप प्रमोट करते हैं जी। अच्छा, अब वो जुए की ऐप, वो ऐप है जो क्रिकेट मैच हो रहा था तो उसके ऊपर उसके लोगो लगे हुए थे, तब ऐप को किसी ने नहीं बंद किया। ये क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है। जुआ तो है ही गलत, जुए को तो हम प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कानूनदान हूँ, एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जुआ हराम है। जिस तरह ये जुआ हराम है उस तरह सूद भी हराम है। जैसे बैंकों में सूद मिलता है उसको भी बंद होना चाहिए। जो सूद पर बिज़नेस, जो बैंकारी हो रही है, उसको भी बंद होना चाहिए। क्योंकि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और ये हदीस है कि जो भी मतलब जिसने, वो एक तो रिश्वत की हदीस है कि जिस रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो ये सूद, जिसने सूद का काम किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसने मेरे साथ जंग का ऐलान किया। तो हम तो पहले तो इस जंग को ख़त्म करें ना। आप डक्की भाई को पकड़ लिया यार,
मैं मानता हूँ ठीक है आपने डक्की भाई को पकड़ लिया, डक्की के साथ पकड़ लिया, वो बड़े बड़े चोर और लुटेरों को भी तो पकड़ो, जिस पे तो हिम्मत नहीं है आपकी बात करने की। डक्की भाई को पकड़ लिया जनाब, किन्होंने पकड़ लिया? सरफराज चौधरी हैं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। ये वो एजेंसी है जो पहले FIA हुआ करती थी। FIA के बाद NCCIA एक अलहदा एक पूरा इदारा बना दिया गया, और ये वही लोग जो FIA में काम कर रहे थे वही नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आ गए। सरफराज चौधरी साहब हैं और इनके साथ कोई 8-9 ऑफिसर्स हैं। डक्की भाई को पकड़ने के बाद इन्होंने अंडर प्रेशर किया, जो अरूप जतोई हैं डक्की भाई की बेगम है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, FIA में उन्होंने एप्लीकेशन दी और FIA में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्होंने लाखों रुपए बटोर लिए। जो अभी सोशल मीडिया पर बात चल रही है वो मेरा ख्याल है 90 लाख तक बात चल रही है, लेकिन अंदर खाते और भी कहानियां हैं, करोड़ों की गेम चल रही है। लेकिन जो भी जो मंजर पर है हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, 90 लाख रुपए तक इन्होंने बटोर लिए, जिसमें से सब ने हिस्सा लिया। ये लोग कितने थे और उनका ताल्लुक किस किस महकमे से? जी, ये जो लोग हैं सारे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जनाब। वो शुएब साहब हैं, सरफराज साहब हैं, और इसमें जनाब यासिर रमज़ान गुजर साहब हैं, और दूसरे लोग हैं जो काफ़ी सारे नाम हैं। तो वो जो FIR है उसमें जो सेक्शंस लगाए गए हैं, एक लगाया गया 109 अबैटमेंट का, पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 109, और 161 पाकिस्तान पीनल कोड। जो 109 है वो अबैटमेंट है, किसी को अबैट करना कि तू है जुर्म कर। कोई भी जुर्म, जैसे पाकिस्तान में 109 की मिसाल मैं देता हूँ कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हमारे साबका वज़ीर आज़म, उनको 109 पर सजाए मौत दी गई थी। उन्होंने डायरेक्ट किसी को मारा नहीं था, बस कि जब वो एक डिक्टेटर आया और उसने 109 कोई एक कत्ल हुआ था, उसमें कह दिया कि जनाब उससे बयान दिलवा दिया और वो 109 की सज़ा हो गई उनको, सिर्फ वो 109 की सज़ा हुई। अब ये 109 सेक्शन इसमें भी लगी है कि इन्होंने इंस्टिगेट। दूसरा 161, कोई भी सरकारी ऑफिसर अपनी ड्यूटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए रिश्वत ले, या काम करने की रिश्वत ले या काम ना करने की रिश्वत ले, तो ये इस ज़ुमरे में आता है। इसकी सज़ा जो है पीनल कोड के तहत 3 साल तक सजा है और जुर्माना भी हो सकता है। और वो 109 आपने बोला? 109 अबैटमेंट है, और उसके ऊपर तब वो फांसी की सजा हुई थी? नहीं, वो फांसी की सजा हुई थी कि जो मेन क्राइम होगा ना उसके ऊपर। तो मेन क्राइम इनका 161, जो इन्होंने सरकारी मुलाजिम होते हुए रिश्वत ली उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा। और यहाँ तक भी अंदर की खबर आई है, अरूप जतोई साहिबा की तरफ से आई है कि इन्होंने जो सरफराज चौधरी साहब हैं, इनकी गलत नज़र भी रही है, उनको दावत भी देते रहे हैं कि जनाब आप आएँ, हम डक्की को रिहा कर देंगे, नरम हाथ रखेंगे, नरम गोशा कर देंगे। तो ये बात ये भी सुनने में आई, जो कि अभी FIR में मौजूद नहीं है। वैसे तो आप बहुत बातें हमें बता रहे हैं, आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं। जी जी कीजिए। कि आपको जब गिरफ्तार किया था तब भी सरफराज साहब ही आपको लेके गए थे आंखों पे पट्टी बांध के? जी जी, आपका ये क्वेश्चन बड़ा है। जब PGC मैटर हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था? जी जी, जब PGC का मैटर था पंजाब कॉलेज का, सब लोग वीडियोस बना रहे थे। कोई भी एक कानूनदान होता है, मैं हर वीडियो बनाता हूँ। रिजवाना तशद्दुद इस्लामाबाद में हुआ बच्ची के साथ, मैंने वो केस में बेलॉस 1 रुपया नहीं लिया और उस बच्ची के साथ इंसाफ किया और सिविल जज की अहलिया को अदालत के अंदर से गिरफ्तार करवाया। उसके बाद मैं इस तरह के जितने भी मजलूम होते हैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। ये भी इसी तरह ही था कि हज़ारों लोगों ने वीडियोस बनाई। जब PGC का मैटर सामने आया, मैंने भी वीडियो बनाई, मेरी वीडियो मिलियंस में चली गई। वो जनाब CM साहबा को पहुँच गई, उन्होंने कहा जी ये तो वकील है, और उन्होंने कहा जी इसकी तस्वीर इमरान खान के साथ है, जनाब ये तो इंतशारी टोला है। तो उन्होंने इंतशारी टोला कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आधा घंटा मेरे ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो जनाब तस्वीरें दिखाई, उसके बाद जनाब मुझे पता था मैंने गिरफ्तार होना है। सरफराज चौधरी साहब ने टीम बनाई और मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। मुझे उन्होंने शाम के टाइम अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद मेरी आंखों में पट्टी बांधी। जब मेरी आंखों में पट्टी बांधी और गाड़ी में बिठाया, पूरा लाहौर घूमते रहे 2-3 घंटे तक, क्योंकि किसी की नज़र में ना आए। वो पता नहीं, फिर गाड़ी भी चेंज की रास्ते में। तो मुझे घुमाते फिर FIA ले आए। तो FIA की सीढ़ियाँ वगैरह मैं जानता था, जब मैं क्योंकि आना जाना रहा है तो मुझे पता चला FIA। तो आंखों पर पट्टी बांधी थी और ये वो शख्स था सरफराज चौधरी। और आपके साथ वहाँ पे क्या बद कलामी, बद जुबानी, क्योंकि मैं तो देखा नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था ये कौन है। तो जब उसने बद जुबानी की, मैं चुप करके सुनता रहा। 2-4 दिन बाद जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे TV पर चली तो मुझे पता चला कि ये वो शख्स है। फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मैंने पैगाम भी दिया था। तो मैं ये देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है,
एक तालीम याफ्ता और अच्छी नस्ल रखने वाला हमारा मुल्क है। यहाँ पर बहुत से पढ़े लिखे लोग, कामयाब लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए, जो इंसाफ मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सरफराज चौधरी की आप लैंग्वेज सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ कई लोग कहते हैं, ये सिर्फ कई आप लोगों नहीं, कई की लोग जी, ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी बिकॉज और मेरे दिल में तो सिर्फ यही है कि अल्लाह ही हिसाब लेता। देखें बेशक। तो अब वो अरूब जतोई के साथ भी अगर इन्होंने ऐसी बातें की हैं तो बड़ी गलत है, मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और जो इन्होंने करप्शन की है, जो पैसे लिए हैं, फ्रंट मैन रखे हुए हैं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के बारे में वैसे भी मशहूर है। मैं भी पिछले दिनों मुल्तान साइबर क्राइम जो है वहाँ पर मैं अरेस्ट रहा हूँ, ये अगस्त के महीने में दूसरी दफ़ा अरेस्ट हुआ। तो वहाँ से जब मैं आया, वहाँ की टीम, वहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कानून मेरिट के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने तो उनकी भी हम बदतारीफ़ी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो ये जो लाहौर है और उसकी निस्बत वहाँ पर काम भी बड़ी स्पीडी होता है। हमने देखा कि वहाँ पर जितनी कंप्लेंट्स आती हैं मुल्तान में तो वहाँ पे अच्छा काम होता है। तो जो काम जैसा करता है लोग वैसी बात करते हैं। फैसल साहब, अभी यहाँ पर देखने वाला हर इंसान और पर्सनली हम ये जानना चाहते हैं, जो डकी का फ़ैन है या नहीं है, कि क्या डकी की रिहाई मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान के कानून के बारे में मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है, पाकिस्तान का कानून, जिसको बड़े जानवर तोड़ के गुजर जाते हैं और कमज़ोर कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं। ये एक मेरी मिसाल है और ये पाकिस्तान के कानून के ऊपर इस टाइम फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कानून हो तो सीसीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में अगर कानून नाफिज हो सही तरीके से तो हमें मुख्तलिफ इदारे बनाने की ज़रूरत, पीरा ये जो फोर्स बनी है ये इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डकी को डील किया जा रहा है, डकी भाई के केसेस को डील किया जा रहा है, क्या उसी तरीके से अभी जो अफसरान हैं उनके ऊपर केस हुआ है उनको भी डील किया जाएगा? क्या उन पे भी उतनी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी? देखें, ये तो कहना, मैं तो ये नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन आम तौर पर पाकिस्तान में ये मशहूर है कि पेटी भरावां दा साथ हमेशा देईदा है। चाहे अरेस्ट भी कर लिया ना, है तो पेटी भरा ही ने ना लेकिन अगर इंसाफ हो, जैसे जिस स्पीड से मैं टीवी चैनल्स पर और न्यूज़ पर लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि बड़ा इंसाफ होगा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, डकी के साथ क्या हुआ कि उसको जनाब जुडिशल कर दिया और उसको अभी तक सज़ा भी सुना दी गई, अभी तक वो रिहा भी नहीं हो सकता। कैसा जुर्म है, क्या उसने बंदे मार दिए हैं, क्या किया है? पाकिस्तान में अगर कानून देखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो ताकतवर है उसका कानून है, जो कमज़ोर है उसके लिए कानून। फैसल, मुझे ये बताएं कि इस केस को आगे आप क्या देख रहे हैं, कि क्या बनेगा इस केस का? इस केस में बनना क्या है, इसमें तो फ़िलहाल तो रिकवरियाँ ही डाली गई हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ तो यही है कि जो एक डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे 70 लाख की उन पर रिकवरी डाली गई है, और रमज़ान गुज्जर, यासिर रमज़ान गुज्जर हैं जो सब इंस्पेक्टर, उन पर 19 लाख की रिकवरी डाली गई, और इसी तरह मुख्तलिफ जो रिकवरियाँ हैं। लेकिन अभी तक जो सरफराज चौधरी साहब है ना, उनके ऊपर क्या रिकवरी डाली गई है वो नहीं अभी तक शो की, अभी तक सामने नहीं है। सरफराज साहब काफ़ी टाइम से वो हेडलाइंस में हैं और रौनक बने हुए हैं मीडिया की, जब से उनकी करप्शन सामने आई है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उनके ऊपर भी उस तरीके से चीज़ें फाइल की गई हों, उनको भी डील किया गया उसी तरीके से जैसे बाकी आम लोगों को डील किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या जज करेंगे, आम आदमी और हमारे जो अफसरान हैं उनमें इतना डिफरेंस क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के कानून की मिसाल ये है कि वो एक मकड़ी का जाला है कि जिसमें ताकतवर जो है तोड़ के गुजर जाते हैं और जो कीड़े मकोड़े वो फंस जाते हैं। अब रह गई बात, आपने कहा कि ये इनके साथ क्या होगा, होना क्या है, हम इंसाफ की, पाकिस्तानी अवाम इंसाफ की उम्मीद कर सकती है। मैं बीइंग ए लॉयर, कानूनदान, हमेशा ये चाहूँगा कि इंसाफ होना चाहिए, कानून के ऊपर फैसले होने चाहिए। लेकिन कानून के ऊपर फैसले क्यों नहीं होते, उसकी वजह यह है कि ताकतवरी सिस्टम, हमारा कानून कमज़ोर है। ताकतवर के लिए और सिस्टम है और कमज़ोर के लिए और सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे FIA ने ये काम किया है, उम्मीद करता हूँ कि ये सामने लाएँ, इंसाफ होना चाहिए। और अगर डक्की के साथ ज़्यादती हुई है तो उसका भी अजाला होना चाहिए। उसकी बेगम के साथ अगर ज़्यादती हुई, उसको भी हरासा करने की कोशिश की गई है सरफराज चौधरी साहब की तरफ से, तो उसका भी अजाला होना चाहिए। सारी बातों का अजाला होना चाहिए। तो जो भी है, उम्मीद तो हम अच्छे की ही करनी चाहिए। प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ जाएंगे और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपको क्या लगता है कि डकी और अरूब जतोई को इस केस में कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या उनके हक में बेहतर हो सकता है? देखिए, कदम जो उठाना था वो तो अरूब जतोई ने उठा लिया और बड़ा बेहतरीन छक्का मारा उसने। ये जो छक्का लगा, ये जो FIA में अगर FIR हुई है, कोई ना कोई प्रूफ होंगे, कोई ना कोई चीज़ें होंगी, और जो उनके ऊपर रिकवरियाँ भी डाल दी गई हैं, तो ये बहुत बड़ा उसने छक्का मारा और अपने खावंद के साथ खड़ी रही। मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक बावफा बीवी होने का किरदार अदा किया। अदरवाइज़ बहुत सारी ख़वातीन और लड़कियाँ छोड़ जाती हैं मुश्किल वक्त में, लेकिन वो उसके साथ खड़ी और उन्होंने ये जो FIR करवाई है, ये उन्होंने छक्का मारा है और ये छक्का लग गया है।
तो ये डक्की की इज़्ज़त भी बहाल हुई है और उसकी बेगम की भी इसे इज़्ज़त। केस भी थोड़ा बिल्कुल, वो और होगा। ये इंसाफ अब ये पता चल गया ना कि उनकी इंटेंशन क्या थी। NCCIA के जो मुलाजमीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी इंटेंशन क्या थी वो वाज़िया हो गई। और जो सरफराज चौधरी साहब की आप बात कर रही हैं, तो वो मैं ये कहता हूँ, मेरी ये अपनी ओपिनियन है कि उनको ये सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए था, उनको यूट्यूबर होना चाहिए, या उनको आके बैठ के यूट्यूब पे चैनल चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं। क्या बात है फैसल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें साइबर क्राइम के बारे में आगाही फ्राहम की। Thank you. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाहते हुए भी हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान का कानून जो है वो कमज़ोर है। बट उसी के साथ ये चीज़ भी हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को इंसाफ मिला है, और अब देखना ये है कि क्या अरूप जतोई को इंसाफ मिल पाएगा और क्या उन अफसरान को पकड़ा जाएगा, उन अफसरान के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ये सब मामलात किए हैं, और डकी भाई को भी क्या रिहा कर दिया जाएगा। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।